प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दत्त जी, कवि जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो मैं सोचता हूं कि इस देश की जो ज्योग्राफी बनती है उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक और दूसरे सिरे से तीसरे सिरे तक और चौथे सिरे तक एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह से इस्टेब्लिश करने की पहले भी बहुत बड़ी कोशिशें हुई हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने 4 धाम बसाए थे और पूरे देश का एक नक्शा आध्यात्मिक स्तर पर और वैसे भी बना दिया था कि आपको कॉन्शियस कर दिया था कि आपके देश की ये सीमाएं हैं और ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी बनती है। तो इस महायात्रा में जो जिसके अब आखिरी चरण चल रहे हैं, महाराष्ट्र से यानी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आगे जाके हमारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। इस महायात्रा में हमें लगता है कि तरह तरह के लोगों से आप मिले होंगे और सबको मालूम था कि सुनील दत्त किस इरादे से यात्रा कर रहे हैं। तो वो एक वैसे भी बहुत भावना का वो होता है, यात्रा होती है, भावना में यात्रा थी। तो इतने बड़े देश के बारे में ये सो जिसे जयशंकर प्रसाद ने मधुमय देश कहा है, यानी शहद चारों तरफ मधुरता। जी, तो उस देश के बारे में आपका क्या इंप्रेशन बनता है? मैं 7 देश के 7 प्रांतों से गुजरा हूँ जी। और इस दौरान में हमने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक से गुजरे और अलग तरह के लिबास पहनने वाले लोगों को देखा, तरह तरह की ज़बान बोलने वालों को देखा, आदिवासियों को देखा, मिले, ट्राइबल्स को मिले। मगर एक चीज़ जो ऐसा लगता है कि एक लड़ी होती है पिरोई हुई धागे में, एक ही धागा, उसके अंदर अलग अलग तरह की लड़ियाँ पिरोई हुई थी जी। और धागा एक ही हमको नज़र आया, वो हमारे देश के भावनाएं, देश के जज्बात जो हैं वो सब के एक ही हैं। क्योंकि हमारे देश में हम बहुत ज़्यादा अपने घर गृहस्थी लोग हैं, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपनी बहन से, सबसे एक हमारा अजीब तरह का रिश्ता नाता बंधा हुआ है जो सदियों से चला आ रहा है। जी। कोई किताबों से पढ़ के हम ये नहीं कर रहे हैं, जी। बल्कि ये सदियों से एक चीज़ आ रही है जो हमारे साथ है। वो खा महाराष्ट्र का किसान हो या पंजाब का किसान हो या महाराष्ट्र का मज़दूर हो या पंजाब का मज़दूर हो, मगर जहाँ तक उसकी घर गृहस्थी का ताल्लुक़ है, उनके फीलिंग, उनके जज्बात, उनकी सब चीज़ें एक हैं। जी। कोई भी पॉलिटिशियन हो, खा वो अकाली दल का हो, खा वो कांग्रेस का हो या कम्युनिस्ट पार्टी का हो या जनता पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, मगर जहाँ तक इन सब के घर का ताल्लुक़ है, वो घर के जज्बात एक ही हैं। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए आज भी हमारा देश अगर बंधा हुआ है एक दूसरे के साथ, तो वो धागा जो हमारे जज्बात का है, उस धागे में हमने तरह तरह की लड़ियाँ जो हैं पिरोई हुई। जी। और हमको ये लगा कि इनको कभी कभी कोई छेड़ भी देता है। जी। और छेड़ने वाले, मैं ये कहूँगा कि वही लोग हैं जो कि हमारी भावनाओं को, हमारे जज्बात को गलत रास्ते पे ले जाते हैं जी। अपने स्वार्थ के लिए। जी। मेरी सिर्फ उनसे यही प्रार्थना है कि उससे देश पीछे हट जाता है, हमारे मासूम भाई बहनें ख़त्म हो जाते हैं। जी। और कम से कम उनको उनके जज्बात को मद्देनज़र रख के, सामने रख के, देश को सामने रख के, तो उनको गलत रास्ते पे नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि हमारे देश में तो अलग तरह के ये हैं, मज़हब हैं, हमारे देश में अलग तरह के ज़बानें हैं, हमारे देश में अलग तरह के लिबास हैं, हमारे देश में अलग तरह के कस्टम्स हैं, हर जगह अलग तरह के हमारे फोक सॉन्ग हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो हमारे देश का एक बड़ा ख़जाना है। कौन से देश को ऐसा मिला है कि एक ऐसी चीज़ें, अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे देश में जो हैं, वो तो हमारे देश का एक ख़जाना है। ये चलते हुए हमने, जब हम चल रहे थे तो बहुत गर्मी थी, मध्य प्रदेश से जब हम गुजर रहे थे, तो एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ मैंने देखी।
बारिश होने लगी और बारिश के बाद एक बहुत बड़ी हमने इंद्रधनुष देखा। तो इतना खूबसूरत लग रहा था और चलते चलते मेरे मन में सारा चीज़ शुरू हो गई कि हमने कहा कि अगर इस इंद्रधनुष का रंग सिर्फ एक ही होता जी या लाल होता या अगर पीला ही होता तो ये शायद इतना इतना सुंदर खूबसूरत नहीं होता। लगता। जी, तो मैंने अपने देश को सामने रखा उस इंद्रधनुष के साथ बहुत अच्छी बात। कि मेरे देश में इतने खूबसूरत रंग हैं, इसलिए मेरा देश बहुत बड़ा महान है। जी अगर मेरे देश में एक ही रंग होता, जी अगर फर्ज किया मेरे देश में एक ही मजहब होता जी, तो शायद मेरा देश इतना खूबसूरत नहीं होता। इतना अगर कलरफुल मेरे देश में अगर एक ही ज़बान होती तो शायद ये इंद्रधनुष नहीं होता। तो वो ये जो इतने अच्छे खूबसूरत रंग मिले हुए हैं उससे हमारा देश बनता है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये इतना खूबसूरत है इंद्रधनुष की तरह कि एक इंद्रधनुष जो है वो ज़मीन पे है, जो इंद्रधनुष आसमान पे देखते हैं हम, वो ज़मीन पे अगर है तो हमारे देश में है। मुझे लगता है कि जैसे भी मैं आपकी यात्रा के बारे में पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ कि बीच बीच में लोग, तरह तरह के लोग, तरह तरह की जातियों के लोग आपके साथ हो लेते थे। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि हमारे देश के लोग जो हैं वो घर गृहस्थी वाले हैं, उनको अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने माँ बाप से बहुत प्यार है, इसीलिए वो शांति चाहते हैं। और शांति के रास्ते पे जो भी कोई चलेगा उसका वो साथ देंगे, जी क्योंकि कोई माँ अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, कोई बहन अपने भाई के लिए रोना नहीं चाहती, और ना ही कोई जवान औरत हमारे देश की विधवा होना चाहेगी, और ना ही हमारे देश के बच्चे जो हैं यतीम होना चाहेंगे। क्योंकि उनको मालूम है हमारे रिवाज ऐसे हैं, हमारे देश की जवान बहन जो ब्याही हुई है उसको मालूम है कि कल अगर वो विधवा हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी बन जाती है। बच्चों को बड़ा करना ये बड़ी कठिन चीज़ है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे अंदर हैं सब चीज़ें, और इसीलिए मैंने देखा कि जो भी लोग हमारे साथ चले, जो भी लोग सड़क पे हमको मिलने के लिए आए, वो कोई सुनील दत्त को मिलने नहीं आए थे। जी मैंने अक्सर अखबारों में पढ़ा है कि सुनील दत्त जो है क्योंकि एक्टर है इसलिए लोग उसको देखने आ गए। जी वो सुनील दत्त को तो वो कभी भी देख सकते हैं, 4-5 रुपए का वीडियो आजकल मिलता है, अपने घर में देख सकते हैं। जी वो 4-5 रुपए का टिकट लेके देख सकते हैं। जी और सुनील दत्त तो पंजाब में कई बार आ चुका है, सुनील दत्त तो बहुत जगह जा चुका है, मध्य प्रदेश में भी जा चुका है, वहाँ मैंने फिल्म भी बनाई थी। मगर इतने लोग हमें कभी मिलने नहीं आए थे, जी ना कभी देखने आए थे। इतने लोग कभी 3-3, 4-4 घंटे हमारा किसी ने सड़क पे इंतज़ार नहीं किया था। तो लोग इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि कुछ यात्री लोग जो मुंबई से चले हैं वो देश भावना को, को देश की लेके। एकता के लिए, देश में शांति हो, वो भावनाएं लेके निकल रहे हैं। और वहाँ स्वर्ण मंदिर में भगवान के बहुत बड़े दरबार में, वाहेगुरु के दरबार में जाके ये प्रार्थना करने जा रहे हैं कि देश में शांति हो, देश में एकता रहे और सब भाई बहन बच्चे वो सुखी रहें। तो ये चीज़ें जो हैं ये उनके दिल में उतरी, इसलिए वो मिलने के लिए आए। और मैं यकीन से कहता हूँ कि मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि हमारे 99% लोग जो हमारे देश के वो शांति चाहते हैं, और हमारे 100% लोग जो है हमारे देश के बड़े मासूम, बड़े सीधे साधे हैं। उनको कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उनके जज्बात को गलत रास्तों पे ले जाते हैं, भड़का देते हैं और वो उनको बहका देते हैं, क्योंकि हमेशा सीधा आदमी जो है, मासूम आदमी जो है वही बहकता वही है, फंसता है। वही फंसता है। जी कभी कभी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इतना आगे निकल जाती है, इसके पीछे क्या मतलब है? हम लोग क्यों चुप रह जाते हैं फिर? हम लोग माने वो तमाम लोग जो एकता और आदमी की बराबरी के लिए अपने को कंसर्न महसूस करते हैं। चीज़ मैंने देखी अपनी यात्रा में कि हमारे लोग जो हैं वो अपने धर्म को बहुत मानते हैं। जब कि धर्म का सवाल आता है तो फिर उसमें लॉजिक जिसे कहते हैं, जिसे रीजनिंग कहते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और वो धर्म को मानना भी मैं उनको ये नहीं कहता कि उनको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसी समस्याएं हैं कि जो एक आम आदमी जो है वो उनको हल नहीं कर सकता, तो फिर वो सब चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देता है। और कुछ लोग जो हैं जो कि मज़हब के नाम पे ज़िंदगी में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मज़हब को सिर्फ़ अपना ही समझते हैं,
मेरे ख्याल में मज़हब तो सबका होता है, उसको हथियार की तरह इस्तेमाल जी हाँ। करते हैं। तो इसलिए उनके लिए उनको बहकाना बहुत आसान होता है। मेरे लिए मज़हब जो है वो अलग चीज़ है। मैं मज़हब को एक नए अंदाज से, नए नज़रिए से देखता हूँ। अगर इस तरह हर मेरे देश का रहने वाला सोच ले, तो फिर ये छोटे-छोटे बँटवारों में ज़मीन का, पानी का ये झगड़े-वगड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। उस वक़्त फिर कुछ ऐसी बात भी नहीं होगी। सुनील जी, इस बातचीत को यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।